स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य में शिक्षा और बच्चों के सामाजिकरण के तत्वों को पढ़ेंगे। सामाजिकरण के अभिकरण। सामाजिकरण के अभिकरण। बच्चा जिस समाज में पैदा होता है और उसके बीच रहकर बड़ा होता है, वही उसी समाज की भाषा, आचरण की विधियां और उनके रीति रिवाज सीखता है। तदनुकूल और उसके अनुसार व्यवहार सीखता है और अपने आचरण को करता है। समाज में समायोजन भी करना वह उसी के अनुरूप सीखता है। वह यह सब अपने परिवार, पास पड़ोस और समवय समूह, जाति और समुदाय के बीच रहकर ही सीखता है। विद्यालय में उसके इस प्रकार के सीखे हुए व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। इन्हीं सभी को सामाजिकरण के अभिकरण मुख्य तत्व कहा जाता है। यहाँ बच्चे के सामाजिकरण करने वाले मुख्य अभिकरण यानी तत्व जिनके आधार पर उनका सामाजिकरण होता है, उनका कुछ वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जैसे परिवार। परिवार क्या होता है? परिवार एक वह मुख्य संस्था है जिसमें बच्चा सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। परिवार में बच्चे का सामाजिकरण करने की परिवार को एक पहली और महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है। बच्चा अपनी आंख सर्वप्रथम अपनी माँ की गोद में खोलता है और उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। वह अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा अनुकरण की गई भाषा को सीखता है और उन्हीं के द्वारा की गई विधियों को सीखता है और जिन कार्यों में परिवार की स्वीकृति होती है उन्हीं कार्यों को करता है और जिन कार्यों में परिवार के सदस्यों की अस्वीकृति होती है उन कार्यों को एक बच्चा नहीं करता है। और वह उन्हीं सभी कार्यों को दोहराता है जिनमें परिवार की स्वीकृति दी जाती है। बचपन में पढ़े हुए ये संस्कार आगे चलकर बच्चों के अस्थायित्व की भावना को सुदृढ़ करते हैं। इस प्रकार परिवार का सामाजिकरण करने वाला सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक प्रभावशाली अभिकरण परिवार को माना जाता है। अब इसका एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है कुछ विद्वानों के द्वारा। किसी परिवार में बच्चे का सामाजिकरण किस सीमा तक होता है, यह परिवार की अपनी स्थिति पर और बच्चों दोनों पर निर्भर करता है। शिक्षित परिवार में शुद्ध रूप से भाषा बच्चे सीखते हैं, शुद्ध भाषा सीखते हैं और अशिक्षित परिवार में बच्चे अपनी काम चलाऊ भाषा को अर्जित करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध होते हैं उसमें बच्चे प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा और सहन शक्ति आदि गुणों को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। छल और कपट, ईर्ष्या, असहयोग आदि गुणों को ग्रहण भी कर सकते हैं वो बच्चे जिनके परिवारों में इन गुणों पर ध्यान दिया जाता है। वह बच्चे इन सभी प्रकार के गुणों को भी प्राप्त करते हैं। परिवार के आर्थिक स्तर का भी उल्लेखनीय प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। धनी परिवार के बच्चों में सब लोग अच्छे से मिलना चाहते हैं, परंतु उन्हें दूसरे जो निर्धन परिवार होते हैं उनके बच्चों के से इस तरह के व्यवहार से वंचित रह जाते हैं और परिणाम स्वरूप उन दोनों के बच्चों पर इस तरह के सामाजिकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है।
सभ्य एवं सुसंस्कृत परिवारों में बच्चों का समाजीकरण एक उचित दिशा की ओर बढ़ता है और असभ्य एवं पिछड़े परिवारों के बच्चों के समाजीकरण में सहायक होने के विपरीत उल्टी दिशा में उनके विकास उनके लिए एक बाधक परिस्थिति को साबित करता है। किसी बच्चे के समाजीकरण में कोई परिवार कितना सहायक होता है यह उस परिवार की स्थिति के साथ साथ बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है। हम जानते हैं कि शारीरिक विकास और रुझान और योग्यता की दृष्टि से कोई दो समान बच्चे नहीं होते हैं। यही कारण है कि वे समान पर्यावरण में भी समान रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। हम तो अनुभव के आधार पर यही कहेंगे कि किन्हीं दो बच्चों को समान पर्यावरण मिलता ही नहीं है। एक ही परिवार में स्वस्थ, सुंदर और चंचल बच्चों के साथ सब बातें करते हैं और खेलते हैं, जबकि अस्वस्थ और चिड़चिड़े और अक्रियाशील बच्चों के साथ सभी सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बात करते हैं, उनकी ऊपर उपेक्षा भरी दृष्टि डालते हैं, उन पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से उनका समाजीकरण अवरुद्ध हो जाता है। पास पड़ोस और समवय समूह। जिस प्रकार परिवार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखिए, जिस प्रकार पास पड़ोस की बात की गई है, 2 या 3 वर्ष की आयु तक बच्चों पर अपने परिवार से निकलकर पास पड़ोस के परिवारों में जाना शुरू कर देता है, तो उसके ऊपर उनका भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तब उसका दायरा परिवार से कुछ बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। उनके शब्द भंडार में भी वृद्धि होने लगती है। उनके अपने अनुरूप से किए गए कुछ कार्य जो उन्हें अच्छे लगते हैं उनमें वृद्धि होती है। इन परिवारों में सम आयु के उन्हें बच्चे मिलते हैं और उन बच्चों के बीच वह उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं, रहते हैं, अन्य कई प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। ये बच्चे कभी प्यार करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनके इस व्यवहार को एक दूसरे का सहयोग करने और कभी एक दूसरे के कार्यों में अड़चने डालने, निम्न प्रकार की गति करने और इन समूहों से अपने बच्चों के अस्थायी या कभी कभी अस्थायी दोनों प्रकार के मेल मिलते हैं, परंतु फिर एक साथ खेलने लगते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर वह एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं। इन समूहों में अपने बच्चे अपने अधिकारों की रक्षा करना, सामर्थ्य करना और संघर्ष करना सीखते हैं, अपनी आलोचना सहन करना सीखते हैं और विभिन्न सामाजिकरण परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें प्रयोग करना भी सीखते हैं। जिन बच्चों के नेतृत्व की क्षमता होती है, जो ज्यादा बेहतर अच्छा सीख सकते हैं, वे अपने समूह के नेता भी बन जाते हैं। और इन बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है, जिस दुनिया में उनकी एक अपनी बनाई हुई व्यवस्था होती है। इस पर्यावरण में बच्चों का सामाजिकरण बड़े ही स्वाभाविक ढंग से होता रहता है। यह स्पष्टीकरण इस प्रकार भी दिया गया है कि जो बात परिवारों पर लागू होती है वह पास पड़ोस पर भी लागू होती है एवं समायु के सभी समूहों पर लागू होती है। यदि बच्चे के पास पड़ोस के परिवार सभ्य एवं सुसंस्कृत होते हैं, उनके बच्चे भी बीज उनके रहते हुए उस बच्चे का सामाजिकरण भी उचित दिशा में हो सकता है। यदि पास पड़ोस के परिवार असभ्य और पिछड़े होते हैं तो उनके बच्चों के बीच उसका सामाजिकरण उचित दिशा में नहीं हो सकता। कहने की बात का तात्पर्य यह है कि अगर एक सुसभ्य संस्कृत घर परिवार में किसी दूसरे समुदाय या संस्कृति का बच्चा आएगा तो उसका विकास उसी परिवार के उच्च और सुसंस्कृत सभ्य परिवार के तरीकों से सामाजिकरण अच्छा होगा। और अगर एक अच्छे संस्कृति और सामाजिकरण के बच्चे का निम्न परिवार और पिछड़े वर्ग और न अच्छे वातावरण में रहकर उसका सामाजिकरण भी अच्छा नहीं हो सकेगा। अब है जाति। जाति
जाति भी सामाजिकरण का एक मुख्य विकरण मानी गई है। प्रत्येक जाति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। परिवार के सदस्य स्वयं अपनी जाति की सीमाओं में बंधे होते हैं। वे अपनी जाति के ही रीति रिवाजों को अपनाते हैं और बच्चों और अपने परिवारों के सदस्यों के साथ अपनी जाति के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बच्चे अपनी जाति के व्यवहार और प्रतिमान और रीति रिवाजों को सीखते हैं, उन्हीं से परिचित होते हैं, तो उन्हें स्वीकार कर जाति में अपनी समायोजन करना सीखना होता है और तभी वह एक अच्छा सभ्य प्राणी बन पाता है। इसका भी एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे हमारे देश में अनेक जातियां हैं, मुख्यतः दो वर्गों में बटी है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। आज हमारी सरकार इस वर्ग भेद को मिटाने में जुटी हुई है, परंतु यह भेद मिट नहीं पाता है। प्रायः उच्च जाति जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आदि के बच्चे अपने आप को निम्न जाति जैसे धोबी, कुम्हार, भंगी आदि बच्चों से श्रेष्ठ मानते हैं और यह एक भेदभाव की भावना को समर्थित करते हैं। इसका परिणाम यह है कि उच्च जाति के बच्चों में अहम और निम्न जाति के बच्चों में हीन भावना शुरू हो जाती है और इस भावना से उनका समाजीकरण अवरुद्ध हो जाता है और उनके समाजीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब है समुदाय। समुदाय एक बृहद सामाजिक समूह होता है। इसमें परिवार, पास पड़ोस, जातियां और अनेक अन्य सामाजिक समूह संगठन सम्मिलित होते हैं। उन पर कुछ अलग अलग प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं। समुदाय की चर्चा करना इसलिए आवश्यक होता है कि समुदाय अपने में पूर्ण इकाई होता है और वह स्वयं इन समूहों, संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माता होता है और विभिन्न सभ्यता एवं संस्कृति के समुदायों की एक भाषा, एक सभ्यता, एक संस्कृति और समुदायों के बीच रह रहे बच्चों का समाजीकरण में भिन्न भिन्न होता रहता है। जिस समुदाय की एक भाषा होती है, एक से एक रीति रिवाज होते हैं, एक संस्कृति होती है, उनके बच्चे चाहे जिस परिवार में से क्यों ना आए, समुदाय के सदस्यों के बीच रहें, उसी भाषा, उसी प्रकार की संस्कृति, उसी प्रकार के व्यवहार और रीति रिवाजों को सीखते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो परिणामतः उनका समाजीकरण भी उसी दिशा में बढ़ता जाता है। और इसके विपरीत जिस समुदाय में भिन्न भाषा, भिन्न धर्म, भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उनके बच्चे अपने को भिन्न पर्यावरण में पाते हैं और यह बात सही है कि जिस परिवार और जाति के संस्कार अमिट होते हैं, फिर भी समुदाय की भिन्न भिन्न सभ्यता और भिन्न भिन्न संस्कृतियों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता जरूर है। समुदाय की सांस्कृतिक भिन्नता बच्चे के सामाजिकरण में बाधा भी डालती है और बाधक भी साबित हो सकती है, परंतु समुदाय में मनाए जाने वाले उत्सव और बच्चे त्योहार और सामाजिकरण में विशेष योगदान देते हैं। अगर इन अवसरों पर एक बच्चे का एक दूसरे के संपर्क में आना, इस संपर्क का परिणाम प्रतिद्वंद्विता और सहयोग दोनों रूपों में देखा जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी बरतने पर हम बच्चों को अपने समुदाय की भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और उसके प्रति अस्थायी भाव बना सकते हैं। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि उस स्थिति में समुदाय के बच्चे के सामाजिकरण में सहयोगी हो, अन्यथा नहीं हो। विद्यालय स्पष्टीकरण भी इसका एक समुदाय के अनुरूप दिया गया है कि जिस समुदाय में बच्चा पैदा होता है उसी में समायोजन करके रहना होता है। यदि वह उस समायोजन को नहीं कर पाता
बच्चे का समाजीकरण समुदाय की सामूहिक क्रियाओं के में सक्रिय रूप से भाग लेने पर ही होता है। हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि बच्चों को समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे समुदाय का यह कर्तव्य है कि विभिन्न समूहों, संगठनों और संस्थाओं का निर्माण कर बच्चों के समाजीकरण में सहायक साबित हो सके। विद्यालय का जो कार्य होता है वह समाजीकरण को एक बौद्धिक आधार प्राप्त करता है। अब तक हमने समाजीकरण के जितने भी अभिकरणों को पढ़ा या उनका वर्णन सुना, उनमें बच्चों का समाजीकरण आकस्मिक या अस्वाभाविक रूप से होता है, परंतु विद्यालय में इस समाजीकरण को एक बौद्धिक आधार संरचना प्रदान की जाती है। सच पूछे तो परिवार, पड़ोस, समवय समूहों, जाति एवं समुदायों में बच्चों का जो कुछ भी समाजीकरण होता है उसे विद्यालय में बौद्धिक आधार प्रदान कर उसे उचित दिशा प्रदान की जाती है और उसके ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान किया जाता है। यह सब क्रिया विद्यालय के द्वारा औपचारिक शिक्षा में प्रदान की जाती है। विद्यालय में भिन्न भिन्न परिवार के, भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न जाति के और विभिन्न संस्कृति से भिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं, रहते हैं और बच्चों की भाषा और व्यवहार प्रतिमानों को कुछ भिन्न रूपों में सीखते हैं। विद्यालय में एक ऐसा पर्यावरण उपस्थित करते हैं कि यहाँ बच्चे विद्यालय की सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए समाज की सर्वमान्य भाषा और आचरण की सर्वमान्य विधियाँ सीखते हैं और वृहत समाज में समायोजन करते हैं और परिवार, पास पड़ोस और जाति, निम्न जाति, उच्च जाति, इन सब के दृष्टिकोण को छोड़कर एक संकीर्णता का विकास करते हैं। विद्यालय में अनेक इस संकुचित दृष्टिकोण की विस्तृत दृष्टिकोण में बदलने का कार्य किया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद बच्चे किसी भी समाज में समायोजन करने योग्य हो जाते हैं और अपने आगे के जीवन में जिस समाज में रहते हैं और वे सीखते हैं और अपनी जीवन शैली को एक विस्तृत और एक अच्छी जीवन शैली के अनुरूप प्रयोग करने लायक बन जाते हैं और समाज में समायोजन करने लगते हैं। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका। शिक्षा मनुष्य के विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन करने का एक मूल साधन होती है। शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से 3 रूप बताए गए हैं: औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक। इनमें से औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जाती है और विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न परिवारों से, भिन्न जातियों से और भिन्न धर्मों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यह भी हो सकता है कि उनकी भाषा में भिन्नता हो और उनकी संस्कृति भी भिन्न हो, परंतु उन सब विद्यालय समाज का सदस्य बनाने हेतु परंपराओं और नियमों के अनुसार आचरण कराना विद्यालय का कार्य होता है। इन सब के लिए उन्हें उनके ऊपर कुछ नियंत्रण करना होता है और कुछ नियमों के अनुसार आचरण कराना होता है। इन सब के लिए भिन्न दृष्टिकोण को कुछ विस्तृत भी करना पड़ता है, परंतु यह सब कार्य जोर जबरदस्ती से नहीं कराया जा सकता। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे शिक्षकों का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि विद्यालय में समाज की सर्वमान्य भाषा एवं सर्वमान्य आचरण विधियों का ही स्थान देना चाहिए। शिक्षक बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। बच्चे उनका अनुकरण समाज की सर्वमान्य भाषा एवं आचरण की विधियों को सीखेंगे और विद्यालय का समायोजन करेंगे। परंतु बच्चे अपने परिवार से जिस बोली और व्यवहार को सीखकर आते हैं उनमें सरलता
बातें। इसके लिए बच्चों के साथ शिक्षकों का जो व्यवहार है वह सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और बड़े ही धैर्य का परिचय देना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव एवं सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी दशा में किसी भी जाति, धर्म, व्यवसाय आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तभी बच्चों का उन पर विश्वास उत्पन्न होगा और तभी वे उनका अनुकरण करेंगे और उनका सामाजिकरण हो सकेगा। विद्यालय के समस्त कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पाठ्यचारी एवं सह-पाठ्यचारी। पाठ्यचारी क्रियाओं के केवल विषय ज्ञान तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उनके द्वारा शिक्षकों को सामाजिक महत्व के बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए। यह सब कार्य इतने सहज भाव से कराना चाहिए कि बच्चों का सर्वमान्य नियमों का पालन करना और सब कार्यों को स्वयं प्रवृत्त करें और वह बच्चे स्वयं प्रवृत्त हो उस दिशा में जिस दिशा में उनका सामाजिकरण अच्छा हो। शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षण के सामूहिक विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे बच्चों के एक दूसरे के विचार विमर्श करना पड़ता है तो करें, तर्क करना पड़ता है तो करें और एक दूसरे के सहयोग को करना पड़ता है तो इसमें उन सब का सामाजिकरण बहुत ही अच्छे रूप से होगा। लोकतंत्र बच्चों पर समाज के व्यवहार प्रतिमानों को जबरन नहीं डालता, वह उन्हें स्वतंत्र और चिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करे। अतः आवश्यक है कि शिक्षक उपदेश देने के स्थान पर सामाजिक आचरण के आदर्श की उपस्थिति करें और प्रधानाचार्य और साथी शिक्षकों का सादर समादर करें और बच्चों से बिना किसी भेदभाव और प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें और बच्चों के इन व्यवहार को प्रतिमान एवं स्वयं स्वीकार करने की स्वतंत्रता दे। ऐसे विद्यालय के बच्चे एक दूसरे और अपने समाज की स्वीकृत विधियों को सीखकर अपने समाज में समायोजन करना करेंगे और दूसरी ओर समाज को आवश्यकतानुसार उचित स्वरूप प्रदान करेंगे। बच्चों के सामाजिकरण में जनसंचार के साधनों की भूमिका। बच्चों के सामाजिकरण में जनसंचार साधन की भूमिका। बच्चों के सामाजिकरण में जनसंचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, मानी जाती है। वर्तमान में बच्चों के किसी भी प्रकार के विकास में जनसंचार के जो साधन है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, इनका एक विशेष योगदान रहता है। बच्चों के सामाजिकरण में ये बड़े ही सहायक होते हैं। इनके माध्यम से बच्चे समाज की शिष्ट भाषा, रहन सहन एवं खान पान और विभिन्न विधियों और विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न कार्यशैली और व्यवहार करने की विधियों से विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों और विभिन्न प्रकार के ज्ञान का व्यवहार सीखते हैं। इनसे जाने अनजाने में भी यह सीखते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में समायोजन करना है और अपने व्यवहार को किस प्रकार परिवर्तन करना है और अपने साथ हो रहे गलत समायोजन का किस प्रकार उन्हें सावधानी पूर्वक कार्य करना है और अपनी जो उनके लायक शिक्षा है उसे किस तरीके से ग्रहण करना है। यह सब जनसंचार के माध्यम द्वारा सीख सकते हैं बच्चे, परंतु यह सब तभी संभव होगा जब जनसंचार के माध्यमों से समाज की अच्छाई और बुराई दोनों के समान रूप में उजागर किए जाएं
और अच्छे व्यवहार के अच्छे परिणाम, बुरे व्यवहार के बुरे परिणाम दोनों को दिखाया जाए। वर्तमान में इन माध्यमों से बुराइयों के प्रति जो विद्रोह दिखाया जा रहा है उससे तो सामाजिकरण को उचित दिशा प्राप्त नहीं हो रही, परंतु सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जो विरोध दिखाया जा रहा है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया में बाधक जरूर साबित हो रही है। अतः यह आवश्यक है कि जनसंचार के जो भी माध्यम है जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करें जिससे उसमें बच्चों की स्थिति में सामाजिकरण को सहायक साबित कर सके। बच्चों के सामाजिकरण में बाधक तत्व, बच्चों का सामाजिकरण उसके सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से होता है। अतः यह स्पष्ट है कि उसका सामाजिकरण उसके स्वयं से और उसके सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। इनमें जो भी तत्व होते हैं वह कमजोर अगर होते हैं तो उनका सामाजिकरण के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता। वहीं उनके सामाजिकरण में जो बाधक होते हैं इन सब का स्पष्टीकरण हमने निम्नलिखित रूप से सामाजिकरण के अभिकरणों में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर स्मरण करने के लिए कुछ संक्षेप में दोहराए गए निम्न तत्वों को दिया गया है। बच्चे के सामाजिकरण में बाधक तत्व, बच्चों के सामाजिकरण में बाधक तत्व जो होते हैं वो है बच्चे की शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है या फिर बच्चे की मानसिक अस्वस्थता हो सकती है, बच्चे में हीन भावना हो सकती है या फिर बच्चे के परिवार का पिछड़ापन जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है बच्चे के सामाजिकरण को निम्न स्तर तक लाने में। बच्चे के परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति जो उसकी पढ़ाई लिखाई पर जोर डालती है, बच्चे के परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति इसमें महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। बच्चे के पास पड़ोस का निम्न सामाजिकरण एवं सांस्कृतिक स्तर या बच्चे के सब समूहों का निम्न स्तर हो सकता है। बच्चे की जाति का स्तर भी इसमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वह होती है विद्यालय की भेदभावपूर्ण नीति जो बच्चे के सामाजिकरण को सही दिशा में ले जा सकती है और उसके सामाजिकरण का अवरोध भी करती है। और यह है मेन उचित शिक्षा का अभाव जो बच्चों को